जैन प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा कर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हमारा जो टेस्ट क्रमांक है वह है टेस्ट क्रमांक। आज की क्लासेस में हमने लिया है आपसे 3 मतलब कि 3, और ये टेस्ट आपका बाइलैंग्वेज होगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये टेस्ट खासतौर पर आपका यूपीपीसीएस को टारगेट करते हुए और ईपीएफओ में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर ज्योग्राफी पूछी जाएगी तो यही क्वेश्चन बनेंगे। तो यह विषय खासतौर पर भूगोल और पर्यावरण समसामयिकी मतलब कि इसमें करंट अफेयर भी आपका देके रखा है नवंबर 2024 तक का। ध्येय आईएएस उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा। चलिए आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर सीरीज की बात कर लें तो ये सीरीज आपका ए है डियर। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। टाइमिंग आपके पास में 2 घंटे है। भूगोल और पर्यावरण का ये क्वेश्चन पेपर है, मतलब कि टेस्ट पेपर है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको विजिबल हो रहा है, 5 और 6। उसके साथ साथ 2, 7, क्वेश्चन नंबर 3, 8, 4 और 9, इनका राइट आंसर डियर आप कमेंट्स करें। चलिए आइए देखिए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये एक मजबूरी है कि मैं क्वेश्चन पेपर को टाइम ज़्यादा होने के चलते आपसे दोनों में डिस्कस मतलब कि लैंग्वेज में एक क्वेश्चन को नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों लैंग्वेज को यूज़ करूँ और ख़ास तौर पर आपसे मैं डिस्कस करूं, लेकिन हिंदी उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। आइए कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो। पहला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। प्रमुख दर्रे आपसे पूछे गए हैं और स्थित मार्ग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए डियर, मैंने आपको कई बार बताया है यूपीएससी का जो टेस्ट सीरीज था 2025 वाला, उसमें भी मैंने आपको बताया था। दृष्टि आईएएस की, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो दर्रे हैं उनकी ट्रिकें मैंने आपको बताई थी। जैसे कश्मीरी पाज का पंजाब बहुत जोशीला, कश्मीर के जितने दर्रे हैं वो इसमें आ जाते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट्स। उत्तरी निशा मनाली में उत्तराखंड के दर्रे हैं। हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है, हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। सिकंदरनाथ जलेबीला सिक्किम के दर्रे हैं। अरुण याग्निक बम डिफ्यूज करो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। मोहे थाली भर दो महाराष्ट्र के दर्रे हैं। करेला पालक खाओ, ये आपके केरला के पालघाट दर्रा जो आप देखते हैं वो आपका केरल का है। तो इस तरीके से सब मैंने एक दूसरे से कनेक्ट करके रखे हैं। देखिए नाथुले दर्रे की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे स्थित मार्ग है, तो यहाँ से तिब्बत के जाने के लिए मार्ग आपको मिलता है। यदि आप नाथुले दर्रे की बात कर लें तो नाथुला दर्रा तिब्बत को कनेक्ट करता है और सिक्किम राज्य में अवस्थित है। तो ए का 4 नंबर हो जाएगा। आइए एलिमेंट मेथड इसमें यूज़ करेंगे। देखिए ए का 4 नंबर कहाँ पर है, केवल आपका ए और बी में है, मतलब कि आंसर सी और डी तो होगा नहीं, ये 2 आपके कट गए। उसके बाद अगर हम बात कर लें माना दर्रा, ये कैलाश से मानसरोवर के मार्ग की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर आपको जाता है, तो इसका 2 हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, ए का 4 और बी का 1 हो जाएगा। बड़ा लाशे दर्रा की अगर हम बात कर लें डियर, तो मनाली से लेह को ये जोड़ने का काम करता है, तो इसका 3 हो जाएगा। सी का 3। और डी की बात कर लें तो डी का आपका 2 हो जाएगा। रोहतांग दर्रा मंडी लेह सड़क मार्ग को जोड़ने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा डियर। ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सी जो है ये बड़ा लांचा जो दर्रा है ये मंडी से लेह को जोड़ता है और रोहतांग दर्रा आपका मनाली से लेह को जोड़ता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड। देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अरावली पर्वत से संबंध में सत्य नहीं है। मतलब कि आपसे गलत पूछा गया है कि इसमें 4 ऑप्शंस देके रखे हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है। देखिए डियर, अगर आपने इंडिया के मैप को ऑब्जर्व किया है तो आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया को ऑब्जर्व करते हैं तो ये हिमालय वाला रीजन है, यहीं पर आपका बसा हुआ है। गुजरात से लगाकर ये राजस्थान के क्षेत्र से आगे होते हुए दिल्ली एनसीआर मतलब कि गुरुग्राम तक ये जाता है। कौन? अरावली पर्वत श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
अबू शिखर इसको कहा, गुरु शिखर, और उस पे हिलवाड़ा जैन मंदिर भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी हाइट है। तो प्यारे, इसी से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला, यह एक अपशिष्ट पर्वत है। ऑफकोर्स ये बात आपकी सही है, ये एक अपशिष्ट पर्वत है और आज ये चिटपिट आप देखोगे पर्वत है। जब भारत गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था, यूपीएससी ने लास्ट ईयर गोंडवाना से क्वेश्चन पूछा है जो 2025 में। तो डियर, ये एक अपशिष्ट पर्वत है और चिटपिट मात्रा में ही अब ये जीवित है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, तो ये भी बात सही है। यह दिल्ली से लेकर के पालनपुर गुजरात तक फैला हुआ है, तो सी भी इसका करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी आपके सही हैं, तो डी इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा डी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसमें सह्याद्री के नाम से इसको जाना जाता है। अगर हम बात कर लें सह्याद्री, तो आपने वेस्टर्न घाट के बारे में नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि अगर हम वेस्टर्न घाट को देखते हैं तो इस वेस्टर्न घाट को मतलब कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है मतलब कि गलत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 3, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न युगों में से एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्थान दे के रखे हैं और आपके नदी संगम दे के रखे हैं। जब आप गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं डियर, तो वहाँ पर ये कई चीज़ों को आप देखते हैं और उसको समझते भी हैं। तो यहीं पर आपसे पूछा जा रहा है, जैसे अगर हम बात कर ले, सबसे पहले आता है आपका आप देखोगे विष्णु प्रयाग, वहाँ पर धौली गंगा अलकनंदा बिल्कुल मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडारी और भागीरथी की बात यहाँ पर की जा रही है, जरा समझना, ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि मैं ऊपर से चल रहा हूँ। रुद्रप्रयाग की अगर हम बात कर ले, मंदाकिनी अलकनंदा, और देवप्रयाग हरिद्वार में आपको भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, तो ये गंगा कहलाती है। गंगा वास्तव में देवप्रयाग में ही बनती है डियर, हरिद्वार में खासतौर पर। तो देखो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि कर्णप्रयाग में पिंडारी और अलकनंदा मिलती है, ना कि भागीरथी मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, सांभर झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है या फिर है? सांभर झील भारत की एक आप देखोगे सॉल्ट झील है और ये एक स्थलीय झील के रूप में इसको जाना जाता है, अंतःस्थलीय झील है और राजस्थान में अवस्थित है। आप जयपुर जाओगे, जयपुर कभी विजिट करना, तो जयपुर से लगभग ये दक्षिण पश्चिम में आपको 67 से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, दूर है। तो यहाँ पर नमक का ठीक ठाक मात्रा में आपको प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। तो ये भारत की सबसे बड़ी स्थलीय नमकीन झील है। ऑफकोर्स ये बात आपकी सही है। वर्ष 1990 में इसे रामसर आर्द्रभूमि के तहत शामिल भी किया गया था। तो यहाँ पर सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों बातें डियर आपकी सही हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी नहीं है? क्या पूछा गया है आपसे? नहीं पूछा जा रहा है, मतलब कि गलत पूछा जा रहा है। डियर, अगर आपने 2025 का ही 2024 का, सॉरी 25 का नहीं 2024 का यूपीएससी 2024 का अगर प्रीलिम्स का पेपर आपने देखा होगा तो सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। बस फ़र्क इतना है, उसमें पूछा गया था कि ये आपकी गंगा नदी है, ये आपकी गंगा नदी है डियर। अब जरा देखिएगा, ये गंगा नदी है तो इसका आपका दायां हाथ कौन सा होगा और बायां कौन सा होगा? इधर अगर हम बात कर लें तो इसका लेफ्ट होगा और इधर अगर हम देख लें तो इसका राइट होगा। ओके, तो उसमें पूछा गया था आपसे दाएं हाथ की नदियों को क्रम में लगाना था पूर्व से पश्चिम, और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो दाएं हाथ की तट की नदियाँ हैं उनमें से कौन सी नहीं है? तो देखो डियर, घाघर की बात कर लें तो घाघरा है, गोमती भी है, गंडक भी है, ठीक है, और उसके साथ साथ रामगंगा भी है, रमंगा जिसको कहते हैं। लेकिन सोन नदी ये इसके दाएं हाथ की नहीं बल्कि इसके बाएं हाथ की नदी है। ये इसके बायां साइड से ये मिलती है सोन नदी, इधर से ही आपकी यमुना नदी भी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल होगा। ये क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी को कनेक्ट करके पूछा है, लेकिन इसको हम ओशियनोग्राफी में रखते हैं।
देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको देके रखे हैं और यहाँ पर पूछा गया है असत्य कथन चुने, मतलब कि आपको गलत कथन चुनना है प्यारे। पहला है एल नीनो एक उपसतही गर्म जलधारा है जो पेरू तट पर ऊपर से मतलब कि उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। ऑफकोर्स आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, एल नीनो लालिनो के बारे में पढ़ा होगा, इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में आपने ऑफकोर्स रूप से पढ़ा होगा। बताइएगा कमेंट्स में कि इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल क्या है डियर। और जब हम एल नीनो की बात करते हैं तो इस स्थिति में भारत में जो मानसून होता है वो डिले होता है, सूखे की स्थिति देखने के लिए मिलती है। जबकि लालिनो में भारत में वर्षा ठीक ठाक मात्रा में होती है, राजस्थान जैसे क्षेत्र में फिर बाढ़ की स्थिति भी आपको मिलती है। तो पहला जो स्टेटमेंट है डियर वो आपका सही है। इसके प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम गिलबर्ट वाल्कर अमेरिका के द्वारा किया गया था, क्योंकि गिलबर्ट जो वाल्कर थे ये एक अमेरिकी ज्योग्राफी ये साइंटिस्ट है, तो इन्होंने इसका अध्ययन किया था। तो ये बात आपकी सही हो जाएगी। तो दोनों बातें डियर यहाँ पर सही हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है असत्य, तो असत्य इसमें कोई नहीं है, तो आप कहोगे ना तो एक ना ही दो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। बड़ा ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, क्षोभमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। देखो डियर, मैंने कई बार आपको बताया है, आप याद कीजिएगा। जब हम बात करते हैं, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ की सतह है, यहीं से ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्षोभ मंडल मिलता है। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो आपको समताप मंडल मिलता है। उसके ऊपर हम जाते हैं तो मध्य मंडल मिलता है, और उसके ऊपर हम जाते हैं तो आयन मंडल मिलता है, और उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो फिर आपको बहिर्मंडल मिलता है डियर। जो आपकी सबसे निचली वाली परत है, जिसको हम क्वेश्चन आपके एक से प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब कि इसमें एक लिख देते हैं, ये क्षोभ मंडल है। 2 में आपका समताप मंडल है, 3 में आपका मध्य मंडल है, और 4 में आपका आयन मंडल है, और 5 में आपका बहिर्मंडल है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हम इसमें देखो, मानव पैदा होता है, खाता है, पीता है, बड़ा होता है, चलता है, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है, सारी चीज़ें जन्म मरण की सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो कहाँ पर, बरसात इसी में हो रही है, खा इसी में रहें, नहा इसी में रहें, सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन कहाँ कर रहा है, क्षोभ मंडल में ही करता है सारी एक्टिविटीज़, केवल एक को छोड़ के। जैसे अगर हम देखें, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, सैटेलाइट की बात करते हैं, तो फिर हम कहाँ चले जाते हैं, आयन मंडल में चले जाते हैं, बहिर्मंडल में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम एरोप्लेन को उड़ाने की बात करते हैं तो हम समताप मंडल में उड़ाते हैं। ओजोन जहाँ पर लेयर आपको मिलती है, इसमें दूसरा नंबर जो मिलता है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी DDI, क्योंकि तापमान के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डियर। तो यहाँ पर DDI आप कर लेंगे, दीदी लिखो, DI देखो, डी से होता है डिक्रीज मतलब कि घटना, और आई से होता है इंक्रीज मतलब कि बढ़ना। तो देखो, जब आप क्षोभ मंडल की बात करते हो तो तापमान डियर यहाँ पर आपका कम होता है। समताप मंडल में तापमान बढ़ता है, इंक्रीज होता है। वहीं मध्य मंडल में तापमान डिक्रीज होता है, और फिर आयन मंडल में तापमान आपका इंक्रीज होता है, बहिर्मंडल में भी तापमान आपका इंक्रीज होता है। आपने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट होते हैं हमारे, जो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे शुक्ला जी गए थे अभी लास्ट टाइम, आपने देखा होगा कुछ समय के लिए, ओके, तो उनको एक स्पेसिफिक ड्रेस पहनाई जाती है, वो तापमान को ही संतुलित करके रखती है डियर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा गया आपसे क्षोभ मंडल के बारे में, नंबर 1 मतलब कि सबसे निचली परत के बारे में। पहले में कह रहे हैं कि संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। बिल्कुल, संवहन धाराएं यहीं पर आपको मिलती हैं, बरसात की एक्टिविटीज़ भी यहीं पर आपको होती है। ज्येष्ठ स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रभावित होता है, ये भी बात सही है। दूसरे सी में कह रहे हैं कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत के रूप में जानी जाती है, तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। अब सी में डी में कह रहे हैं कि सभी कथन सत्य हैं। ऑफकोर्स डियर, यहाँ पर आपके सभी जो कथन हैं वो ऑफकोर्स आपके राइट हो जाएंगे। एक और बात ध्यान रखना, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती है। ध्यान रखना, क्षोभ मंडल की ऊंचाई, जैसे हम अगर अर्थ की बात कर लें तो देखो ये पृथ्वी है, ध्यान रखना यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है। ध्यान रखना डियर, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो हम क्षोभ मंडल को ऐसे ही तो परत बनती है। तो जरा देखो यहाँ पे इसका गैप देखो कितना है, डिस्टेंस जो 0 डिग्री पर कितना है, अधिक है, किसके, आपके ध्रुवों की अपेक्षा। तो इसलिए ध्यान रखना, क्षोभ मंडल की जो हाइट है, अगर आप देखें क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों की तरफ क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है, घटती चली जाती है।
और इक्वेटर पर इसकी हाइट जो होती है सबसे अधिक होती है। इसको भी ध्यान में आपको रखना, क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ से भी क्वेश्चन 2024 में पूछा है, तो शायद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपका 8 नंबर। इतना एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं है, जो एक्सप्लेनेशन है इस टेस्ट की उसमें नहीं है। इन्होंने विजन आईएएस ने नहीं किया है इतना, ठीक है, विजन वालों ने। ये मैं आपको अपने एफर्ट की तरफ से आपको ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो 3 स्टेटमेंट आपको देके रखे हैं डियर। पहला स्टेटमेंट है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जेब भार का पिरामिड सीधा होता है, क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। तो ये बात सही है, क्योंकि अगर हम स्थलीय पिरामिड की बात करते हैं तो वो स्थलीय पिरामिड आपका सीधा ही बनता है। सबसे नीचे आपको घास मिलती है, घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, ये सब होता है कि नहीं, तो ये सीधा ही होता है ऑफकोर्स, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। तो पहला एकदम सही है। घास के मैदान में जेब भार का पिरामिड सीधा होता है, तो ये स्थलीय पिरामिड है, तो ये भी आपका सीधा होगा, ये भी ऑफकोर्स बात सही है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि तालाब, एक्वाफेयर में जो आपका पोंड है, ठीक है, लेक है, उसकी बात कर रहे हैं, तो जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। ऑफकोर्स ये बात आपकी डियर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि जो जलीय पिरामिड होता है अगर हम देखें वो आपका उल्टा होता है ना। कैसा होता है वो आपका डियर, उल्टा होता है। बड़ी मछली सबसे ऊपर होती है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी मछली सबसे ऊपर होती है। यहाँ पर छोटे छोटे, जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली, ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ आपने पढ़ी है, प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, ये पढ़े हैं कि नहीं, बोलो हाँ। और उसके साथ साथ आपने देखा छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, फिर शार्क, व्हेल जैसी मछली, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों बातें डियर आपकी सही है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और डी भी सही है। ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट से पूछा गया, और ये पूछा गया आपसे लिंडमैन का नियम आपने पढ़ा होगा, पिरामिड के बारे में आपने पढ़ा होगा, 10% एनर्जी का नियम आवश्यक रूप से आपने जाना होगा, फूड वेब और फूड चेन। क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा आपसे, गलत पूछा जा रहा है। चरगाह हिल स्टेशन है, अवस्थिति आपसे पूछी गई है। देखिए जैसे बन्नी चरगाह की बात कर ले, बन्नी घास के जो मैदान है ये आपको गुजरात में मिलेंगे डियर, ऑफकोर्स बात सही है। वागियाल जो आपके घास के मैदान है ये आपको उत्तराखंड में मिलते हैं। खज्जियार जो घास के मैदान है ये आपको सिक्किम में नहीं मिलते हैं डियर, ध्यान रखना, ये आपको मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में, HP लिख देंगे, हिमाचल प्रदेश में आपको मिलते हैं ये खज्जियार। पहलगांव इस बार बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, ये आपको कश्मीर में मिलता है। पहलगांव में वो आतंकी गतिविधियां और भारत के निर्दोष निहत्थे लोगों पर गोली चलाना, उनका धर्म पूछ करके गोली चलाना, फिर भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, इसको ध्यान में रखना डियर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा किस तरीके से सोफिया कुरैशी ने जाकर के, और भी जो हमारी वुमेन रही हैं, ठीक है, लेडीज़ जो लड़ाकू विमान से उन्होंने अटैक किया, ऑपरेशन सिंदूर किया भारत सरकार ने। संसद में आपने देखा होगा इसका बहुत ज़्यादा उठा, और अभी आप देखोगे 15 अगस्त को इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाने का प्रयास किया गया, ऑपरेशन सिंदूर। तो आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे S-400 से क्वेश्चन पूछे, और भारत S-400 अब स्वदेशी रूप से विकसित भी करेगा, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मिनी स्विट्जरलैंड भी इसको कहा जाता है, पहलगांव को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश मीडियम डियर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 10 का राइट आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11, 14, 15, 12 और 16। वीडियो को पॉज करो, आराम से इसका राइट आंसर दो। चलिए आइए देखिए, एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ और आपके साथ में क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से क्या बताना है, सत्य या असत्य, जो भी पूछा है। देखो पहला, मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का एक उपभाग माना जाता है। मोरीबंद जो डेल्टा है अगर हम बात कर लें तो ये आपका जो बंगाल की खाड़ी है जहाँ पर कई नदियाँ गिरती हैं। देखो बंगाल की खाड़ी में कई डेल्टाएँ बनते हैं। एक तो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो ब्रह्मपुत्र, गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, ट्रिब्यूटरीज के द्वारा इसको बनाया जाता है। इन सब के अलावा कृष्णा, गोदावरी, कावेरी,
पेनियार, बगोई, तो इनका भी डेल्टा बनता है डियर, ठीक है, इनका भी डेल्टा बनता है, तो ये बात एकदम सही है। टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। उत्तर जो अटलांटिक वाला क्षेत्र है डियर, अगर आप पृथ्वी को देखते हैं तो ये बात आपकी सही है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण कहलाता है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, मान लीजिए कोई खेत है, ये जो है एक ऐसा पर्यावरण इन्होंने क्रिएट कर दिया है खेत में, ठीक है। अगर हम एग्रीकल्चर, खासतौर पर खेत का मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर से लें आप, खेत का मतलब आप एग्रीकल्चर से लें डियर, तो एग्रीकल्चर एक ऐसा एक्वाफेयर इन्होंने तैयार कर दिया है, मैं कहूँगा कि एंथ्रोपोजेनिक उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर तीनों बातें सही हैं, पहला भी सही है, सेकंड एंड थर्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसका करेक्ट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का डियर, मैं चाहता हूँ, जानबूझ के मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि इजी एंड पीजी क्वेश्चनों में से है ये, है ना। तो इसका राइट आंसर आप दें कि लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखो, बेसिकली ये सत्य पूछ रहा है कि यह सत्य पूछ रहा है, तो ये सत्य पूछ रहा है मतलब कि सही। ये वायु प्रदूषक के जैव सूचक हैं, यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते। अब आपको जिस भी स्टूडेंट्स को पता है इसका राइट आंसर दें और एक्सप्लेनेशन भी करें, है ना, तो इसके बारे में देखें। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर कमेंट्स करें, इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। देखिए 12 में कह रहे हैं अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं। आपने धूमकेतु के बारे में पढ़ा होगा और जाना भी होगा। जब धूमकेतु एक तारा होता है डियर, और जैसे ही ये सूर्य की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ये चमचमाते दिखाई पड़ते हैं। कारण है कि सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश इन पे पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश आप देखोगे ऐसा तो नहीं है कि ऐसा ही दिख रहा है जैसा है, उसमें कई तरंगें होती हैं और उसके साथ साथ मतलब कि कई रंगों की तरंगें होती हैं उसी में। तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही हैं, अभिकथन भी आपका सही है और कारण भी आपका सही है, तो इसकी व्याख्या भी सही करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, 13 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। क्या करनी है? सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। पहला, दंडकरण पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है। देखो जो दंडकरण पठार है, अगर आपने मैपिंग किया होगा तो आप बड़े अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये बात सही है कि आपका जो दंडकरण पठार है ये आपका मध्य भारत में आपको देखने के लिए मिलता है, खासतौर पर इस वाले एरिया में, यहाँ दंडकरण पठार, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं बी में मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। नहीं नहीं नहीं, जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय नहीं बल्कि हिमालय के क्षेत्र का ये पठार आपको मिलता है। गारो खासी जैतिया तक आपको मिलेगा, जो हिल है वहाँ तक तो आपको मिलता है कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, लेकिन मेघालय का पठार आपका हिमालय का पठार है। ध्यान रखना डियर, किसका पठार है? सॉरी, हाँ ये बात सही है, मेघालय का पठार, क्योंकि मेघालय जो है सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा, तो गारो खासी जैतिया हिल्स, ठीक है, ये भी बात सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी आपका एकदम सही है, ठीक है। उसके साथ साथ सी में कह रहे हैं कि मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में अवस्थित है। देखो जो नर्मदा नदी है वो भारत में यूं इस तरीके से बह रही है, मध्य प्रदेश से होती हुई यूं इस तरीके से बह रही है। तो इसके जो नॉर्थ की बात कर लें तो मालवा का पठार आपको यहाँ मिलता है अरावली पर्वत श्रेणी के साउथ में, है ना। तो मालवा का पठार यहाँ पर आपको मिलता है, तो ये भी बात आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं डियर, क्या है? आपके सभी कथन सही हो जाएंगे, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। ये पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की हैं। देखो लास्ट ईयर्स 2024 में भी यूपीपीसीएस ने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया था और ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा था रबी और खरीफ की फसलों को लेकर के, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए देखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आपसे एमएसपी पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रबी की फसलें खासतौर पर डियर आप देखोगे ये शीत ऋतु में होती हैं, मतलब कि शरद ऋतु में होती हैं, जब ठंड पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, तब होती हैं।
जैसे जो है बिल्कुल होती है, चना भी उस समय होता है, मटर भी उस समय होता है, सरसों भी उस समय होता है। तो यही इसका राइट आंसर है। करेक्ट तो यही मिल गया। चावल की बात कर लें, देखो चावल की फसल अभी हो रही है, रोपी गई है, ठीक है, मई जून में इसको रोपा जाता है चावल की फसल को, जून में, खासतौर पर मई जून में। तो ये तो शरद नहीं है, ये तो रवि की फसल नहीं है, तो खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर है बाजरा, गेहूँ, आलू और मक्का। मक्का की जो फसल है ये नहीं है रवि की फसल, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके साथ साथ डियर तरबूजा, देखो यहाँ पर तरबूज की बात कर ले, ये आपका ज़ैद की फसल है, ध्यान रखना कैसी है, ज़ैद की फसल है। तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आइए एक एक करके बात करते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, एगुलाशा वेसीन स्थित है। जैसे देखो आपने कोल्ड करंट के बारे में देखा होगा, जो आपकी कोल्ड करंट आप देखते हैं और वार्म करंट आप देखते हैं, ओशन जो करंट होती हैं डियर, है ना, ये पढ़ते हैं कि नहीं ओशन करंट के बारे में। तो ये जो आपकी करंट है, ध्यान रखना, ये जो आपकी करंट है डियर, ये हिंद महासागर और यह है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित एक समुद्र बेसिन है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ये ऐसे, तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो धारा है वो ऐसे बहती है, ठीक है, ये इस तरीके से बहती है। तो दक्षिण अफ्रीका में ये जो दक्षिण वाला रीजन है आपको मिलेगा हिंद महासागर बेसिन में ये अवस्थित है। ये है आपकी एगुलाशा की धारा। जैसे इक्वाडोर की धारा आप देखते हैं, है ना, कैनेरी की धारा आप पढ़ते हैं, यहाँ पर कैनेरी की धारा आपको मिलेगी, हम्बोल्ट की धारा आप पढ़ते हैं। तो ये आपको एक पेपर पे इसको इसी तरीके से मैप के माध्यम से समझना चाहिए डियर। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये कह रहे हैं आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई, देखो हिंद महासागर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 आपकी स्क्रीन पर है, 16 नंबर। अभिकथन है 40 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। डियर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया और विंड वाले सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आपको मालूम है कि अगर हम पृथ्वी की बात कर ले, ये अर्थ है, ठीक है, 1 सेकेंड, ये अर्थ है, यहाँ पर कर्क रेखा, मकर रेखा और आपकी इक्वेटर दिख रही है, ओके। इसके ऊपर अगर हम देखें यहाँ, ये जो है ये आपका 40 डिग्री पर है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये आपका 40 डिग्री पर है। देखो डियर ये जो एरिया है, अगर मैं जहाँ पर इसको ऐसे कर रहा हूँ एक सर्किल में, ये जो बना रहा हूँ, यहाँ पर आपकी ट्रेड विंड चलती है। कौन सी विंड चलती है, यहाँ तक आपकी 0 से जो 30 डिग्री के आसपास तक की अगर हम एरिया की बात कर लें तो यहाँ पर आपकी ट्रेड विंड चलती है प्यारे। उसके ऊपर जो चलती है यहाँ से यहाँ तक, ये जहाँ पे ये कह रहे हैं 40 से 65 डिग्री के बीच में, यहाँ पर आपकी जो वेस्टर्न विंड चलती है वो देखने के लिए आपको मिलती है, ठीक है, और यहाँ पर इसका सर्वाधिक विकास होता है, ठीक है। कई बार इसकी दिशाएं आपसे पूछी जाती हैं कि नॉर्थ में किस तरीके से, साउथ में किस तरीके से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऐसे कुछ पूछा जाता है कि नहीं, आपने ऑफकोर्स पढ़ा होगा। अब नहीं तो मैं उसको समझाने लग गया तो फिर पता चला एक ही क्वेश्चन 10 मिनट में बता रहे हैं, है ना, तो फिर 10 ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं, करने क्वेश्चन 75 हैं। तो देखो पहला स्टेटमेंट को देखो, ये कह रहे हैं अभी कथन में कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है उसको भी जरा देखो। कारण है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव होता है। मतलब कि ये बात भी आपकी सही है। देखो इन्होंने जो बोला है, इन्होंने ये बोला है कि अगर आप अर्थ की बात करते हैं और अर्थ पे इक्वेटर की बात करते हैं, और इसमें अगर हम नॉर्थ की बात कर लें और साउथ पोल की बात कर लें, तो साउथ के रीजन में आपको ओशियन ज़्यादा मिलेगा डियर, पानी मतलब कि जल ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर समुद्र एरिया ज़्यादा है। और नॉर्थ में अगर हम देखें तो स्थलीय एरिया ज़्यादा आपको मिलता है, यहाँ पर देश, कंट्री वगैरह आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये बात है, तो बात एकदम सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी इसका सही है और व्याख्या भी इसकी सही है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लग रहा है कि नहीं इजी, बोलो, अरे बोलो हाँ। ज्योग्राफी कुछ हुआ,
कुछ ज्योग्राफी में हुआ कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 20 का राइट आंसर दें। 18, 21, 22, 18 और 22 का राइट आंसर दें। 23, 19 एंड 24 इनका राइट आंसर आपको देना है कमेंट में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं आपसे। इन्होंने पूछा है कि अभिकथन हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट में आपने फूड वेब और फूड चेन पढ़ा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है डियर, जरा समझना। ये जो चैप्टर होता है प्यारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात सही है कि जो हरे पौधे होते हैं, ये जो हरे पौधे हैं, ठीक है, ये जो हरे पौधे आप देख रहे हैं ये आपके प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं। इनको स्वयपोषी कहा जाता है, ऑटोट्रोफी इनको कहते हैं, स्वयपोषी। इट इज क्लियर यू नो। ये स्वयपोषी होते हैं और शाकाहारी होते हैं। जैसे लाइकेन है, घास है, पेड़ पौधे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना किसी के ऊपर डिपेंड है, स्वयं अपना पोषण। जैसे मैं हूँ, आप हैं, मानव है, बिल्ली है, कुत्ता है ना, ये सब जीव जंतु हैं, ये कहीं ना कहीं इन पर डिपेंड है। ओके, तो ये बात आपकी सही है। कारण है कि पौधे से संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। ये बात सही है। शाकाहार से ही हमें ऊर्जा मिलती है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा शाकाहार में है, ना कि मांसाहार में। आपने जब लैंडमैन का 10% का नियम पढ़ा होगा तो उसमें बड़े अच्छे से जाना होगा कि अगर हम यहाँ पे बात आपसे कर लें, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1000 यूनिट ऊर्जा है तो 10% कम हो जाएगी। यहाँ पे 100, यहाँ पे 10 और यहाँ पर 1%। ये लगातार आप देखोगे ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि सबसे नीचे आपको शाकाहार है, हरे पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं। उसके बाद में इनको शाकाहारी मिलेंगे, हरे पेड़ पौधों को खाने वाले शाकाहारी जीव मिलते हैं। जैसे गाय है, शाकाहारी होती है। वैसे ही अगर हम बात कर लें, खरगोश है, शाकाहारी होता है, हिरण है, शाकाहारी होता है, हाथी है, शाकाहारी होता है। तो ये ऊर्जा ज़्यादा इनको मिल रही है हरे पेड़ पौधों से। जैसे ही हिरण को आप देखोगे शेर ने खाया तो उसको कम ऊर्जा मिल रही है। जितना बड़ा मांसाहारी इतना ज़्यादा भुक्कड़ वो होगा और इतनी ही कम ऊर्जा उसमें होगी, ये ध्यान रखना। ऐसा लिंडमैन शाफ कहते हैं। 10% का नियम वो देते हैं ऊर्जा का। व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु अपनी 10% ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किसी दूसरे जीव जंतु या फिर ग्रास को ग्रहण करता है, खाता है भोजन को वगैरह वगैरह। बाकी का 90% उसकी बॉडी में रहता है। तो ये दोनों बातें आपकी सही हैं डियर, और इसकी सही व्याख्या भी ये करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें और एलिमेंट मेथड इसमें यूज किया जाएगा। देखिए यहाँ पर आपसे जनजाति पूछी जा रही हैं, ट्राइब्स हैं और स्टेट्स यहाँ पर हैं। जैसे लाखेर ट्राइब्स जो है ये मिजोरम में आपको मिलती है, अफकोर्स, तो ए का 1 हो जाएगा। रियांग जो ट्राइब्स है ये त्रिपुरा में मिलती है, तो इसका बी का 2 हो जाएगा। अगमी की बात कर लें, ये नागालैंड में मिलती है, तो इसका 3 हो जाएगा। गद्दी जो है ये हिमाचल प्रदेश में मिलती है, तो इसका 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 मतलब कि सीक्वेंस में ही ये लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा है, 1, 2, 3, 4? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ध्यान रखना, इसका फोकस आपको करके रखना है। और इन्होंने एक चीज़ करी है जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, दृष्टि की टेस्ट सीरीज में ये सब नहीं होता है। ये DIS वालों ने ये खास तौर पर किया है, ये उस चीज़ को ब्लैक कर रहे हैं जहाँ इन्होंने पूछा है, मतलब कि सही नहीं है या फिर सही है। ध्यान रखना, देखो पूरा लाइन देखो, आप पढ़ो। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक, अब देखो आगे क्या पूछा, सही सुमेलित है, इसको इन्होंने ब्लैक कर दिया और ज़्यादा डार्क कर दिया है ना। तो यहाँ पर कटक है और महासागर इसके देके रखे हैं। तो बताइएगा कौन कौन से कटक किस किस से रिलेटेड हैं या फिर नहीं है आपकी निगाहों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दें। चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो पहला है, सही है ना, हाँ, बिबली जो आपका बीबेल टामसन कटक है, ये आपकी
अटलांटिक महासागर में देखने के लिए मिलेगी, ये बात सही है। एम्स्टर्डम कटक जो है हिंद महासागर में है, ये तो सबको मालूम है। सोलोमन कटक ये प्रशांत महासागर में, सोलोमन आइलैंड भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर सभी सुमेलित हैं डियर। फिर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कश्मीर की घाटी किस प्रकार के बलन का उदाहरण है? कश्मीर घाटी आपने पढ़ा होगा, और कश्मीर ये एक बहुत ही ज़्यादा इस समय केंद्र बिंदु बनेगा। ठीक है, लगभग ये एक साल जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे CF की परीक्षा हो, EPFO की परीक्षा हो, स्टेट PCS UP PCS की परीक्षा हो, UPSC 2026 की परीक्षा हो, NDA CDS की परीक्षा हो, तो इन परीक्षाओं में डियर ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर और हिमालय का रीजन और इससे जुड़े हुए, चाहे वो ज्योग्राफी हो, नेशनल पार्क हो, ठीक है, रिवर हो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ये ध्यान रखना, ये एक ऐसा एक्टिव एरिया है। और मैं आज ही देख रहा था, ठीक है, जो संसद में सेशन, तो वहाँ पर जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र जो आपके स्पीकर हैं ओम बिरला जी उन्होंने किया, और उसमें एक जम्मू कश्मीर भाषा को भी फॉलो किया है कि वहाँ पर 22 भाषाओं में अब सांसद अपनी बात को रखेंगे। पहले केवल 18 भाषाओं में वो रखते थे, अब वो 22 भाषाओं में उन्होंने 4 भाषाओं का नाम भी बताया, तो उसमें से एक जम्मू कश्मीर भी है, ध्यान रखना। तो कश्मीर की घाटी किस प्रकार के बलन का उदाहरण मानी जाती है? तो कश्मीर की जो घाटी है डियर, अगर हम देखें, ये एक तरीके से मोड़ का एक भुजा का टूट करके कई किलोमीटर दूर जाकर गिरा, और ये घाटी एक तरीके से ग्रीवा खंड के रूप में अवस्थित देखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कैसी है? ग्रीवा खंड घाटी के रूप में इसको जाना जाता है, कश्मीर घाटी। क्वेश्चन नंबर है आपका 21 नंबर, शोर कलंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखो, आजकल स्पेस में भारत बहुत ज़्यादा एक्टिव है। चंद्रयान 3 की बात कर लो, 2 की बात कर लो, और भी बहुत सारे मिशन हैं उनकी बात कर लो, है ना। निशार मिशन जो है वो भी लॉन्च हो चुका है, जो इसरो और नासा के सहयोग से उसको छोड़ा गया, उसकी बात कर लो। तो डियर थोड़ा सा फोकस एरिया रहा है निसार को लेकर के, UPSC ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया, लेकिन अब फिर पूछा जा सकता है ना। और भारत अपना भेजने जा रहा है डियर, जो ह्यूमन मिशन है वो भी भेजेगा, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे। ये सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग होते हैं, मतलब कि जो आपके सौर कलंक होते हैं, बात एकदम सही है, क्योंकि सौर ज्वाला से निकलती है और इन्हें ही सौर कलंक कहा जाता है। सौर कलंक का संबंध एक तरीके से आप देखोगे, पहला स्टेटमेंट सही है, इनका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाँ, ये बात सही है। अब इतना ठंडा भी नहीं है, कभी कूल समझने लगो। मिनटों, माइक्रो सेकेंड में, मतलब मैं कहूँ माइक्रो सेकेंड से भी बहुत कम समय में भुन जाओगे, ख़त्म हो जाओगे छिमा। 1500 डिग्री है डियर। यहाँ पे 50 डिग्री तापमान होने पर आदमी, ह्यूमन की, इस मानव की हीट जो हार्ट बीट है ना, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, दोनों बातें आपकी सही हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सैकड़ीय ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो निम्नलिखित में से किन 2 देशों की सीमाओं पर स्थित है? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैपिंग अगर आपने की है, मैं मैपिंग पर फोकस बहुत करता हूँ और बहुत बार मैं बोलता रहता हूँ कि मैपिंग को थोड़ा सा देखो, मैपिंग को थोड़ा सा देखो। देखो, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, 1 सेकेंड, ये आपको देखने के मिलेगा, ये है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का जो रीजन है यहाँ पर, ये इस एरिया में मिलेगा, और ये मिलता है चिली और अर्जेंटीना में, क्योंकि अर्जेंटीना यहाँ पर आपको मिलता है, ये जो है, और चिली इधर मिलता है, ये तटीय रीजन में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक सैकड़ीय ज्वालामुखी पर्वत है, जिसको ओजस डेल सोलाडो के नाम से जाना जाता है, और ये दोनों देशों की सीमाओं पर अवस्थित है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित एंडीज पर्वतमाला का एक हिस्से के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा पर्वत है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे, एंडीज पर्वत।
इसका ही ये भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। निम्न युग्मों में से कौन सा ये से सही सुमेलित हैं? देखो, एक तरफ आपको दे के रखे हैं माउंटेन और उसकी जो सर्वोच्च बिंदु है वो क्या है, ये आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी। पहला है एंडीज पर्वत एकागुआ, बिल्कुल इसका सर्वोच्च चोटियों में से एक मानी जाती है एकागुआ। रॉकी पर्वत, देखो एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका में है, रॉकी पर्वत आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, तो यहाँ पर माउंट एल्बर्ट मिलता है। ग्रेट डिवाइडिंग अगर हम देखें, ग्रेट डिवाइडिंग यहाँ पर माउंट कोसिस्को, तो ये जो आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में, जहाँ पर आप कोरल सी बात करते हैं, जो कोरल वो ट्रायंगल है उसकी बात करते हैं, तो उन क्षेत्र में आपको मिलता है। तो यहाँ पर मरे डार्लिंग के ऊपर जो रिवर है ना, वो मरे डार्लिंग के ऊपर। तो यहाँ पर तीनों बातें सही हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 2 3 मतलब कि 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर है आपका 24। देखो लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन, इसी एरिया से क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर 2024 में यूपीपीसीएस में, ठीक है। श्वेत नील और ब्लू, श्वेत नील एवं ब्लू नील नदियाँ अफ्रीका महाद्वीप के किस स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से ब्लू नील मतलब कि नील नदी के नाम से प्रभावित होती है? नाइल जो रिवर है उसमें 2 रिवर्स मिलती हैं, एक होती है आपकी ब्लू नाइल और एक है आपकी वाइट नाइल। अब दोनों मिल रही हैं, विक्टोरिया लेक के बारे में आप जानते होंगे। तो ये एक स्थान पर जाके मिलती हैं। उस स्थान की बात कर लें तो वहाँ पर आपको संसार की सबसे लंबी नदी एक शाखा के रूप में आपको मिल जाती है, और यह जो स्थान है खार्तूम, सूडान की एक कैपिटल है। किसका नाम है? सूडान। जो आपका सूडान है डियर, तो उसकी कैपिटल है आपका खार्तूम। तो यहाँ पर ये दोनों नदी यूँ इस तरीके से जा रही हैं और यूँ इस तरीके से मिल रही हैं, फिर आगे जाती है, ठीक है। यहीं पर इस पे यहाँ पे इन्होंने बना के रखा है आगे आशवान डैम, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, ये विवाद में रहती है। दुनिया की क्या है? सबसे लंबी नदियों में से एक इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 डियर इंग्लिश मीडियम, बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके 30 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर दें। 26 नंबर का क्वेश्चन एंड 31 नंबर का क्वेश्चन, 27, 28, 32, 29, इन सभी का करेक्ट आंसर आप कमेंट्स करें वीडियो को पोस्ट करके। चलिए आइए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 25। विषुवतीय जलवायु प्रदेश में सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है क्योंकि? डियर अगर हम देखें विषुवतीय जो जलवायु प्रदेश हैं, इन क्षेत्रों में ऐसा क्या है कि सदाबहार जो वनस्पति आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, बरसात यहाँ पर ज़्यादा होती है, क्लाउड यहाँ पर बनते हैं, कई चीज़ें यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ख़ासतौर पर इक्वेटर का क्षेत्र है, सूर्य का तापमान यहाँ पर, किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं यहाँ पे, ठीक है, सूरज की। तो कई कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलते हैं। तो ज्योग्राफी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट को आप मिक्स करके कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें सीख जाएंगे। देखिए इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, बिल्कुल। अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो ह्यूमिडिटी रहेगी, जलवाष्प बनेगा और वहाँ से बारिश होगी तो बात एकदम सही है। इस प्रदेश में वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है प्रतिदिन, ध्यान रखना 365 प्रतिदिन, दोपहर 2 बजे के पश्चात 1 घंटे 2 घंटे के लिए मूसलाधार वर्षा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। ये भी आपकी सही है। तो दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी डियर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 मैं बता देता हूँ। ये है इक्वेटर और यहीं पर है आपका ये रीजन, इस क्षेत्र में यहीं पर होती है बरसात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखो, यहाँ पर जो ग्रासलैंड पूछे हैं और कहाँ पर कौन सा अवस्थित है उसके बारे में भी आपसे पूछा गया है और सही सुमेलित आपको बताना है। जैसे सेलवास की बात कर लें, सेलवास जो ग्रासलैंड है ये आपका अमेजन घाटी में देखने के लिए मिलेगा। अमेजन नदी आपने पढ़ी है, ऑफकोर्स आपने अमेजन नदी के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि अगर हम देखें जो आपका सेलवास है ये अमेजन घाटी में। लानोस की बात कर ले अर्जेंटीना और उरुग्वे की बात करता है, ये गलत है, ये आपका वेनेजुएला में मिलता है। और अगर हम देखें पंपास की बात कर लें तो पंपास अर्जेंटीना और आपका उरुग्वे में मिलता है।
और ये सभी शीतोष्णकटिबंधीय घास की भूमियाँ हैं डियर, ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय। मैं आपसे पूछूं कमेंट्स में, आप बताना जो आपकी स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ये कहाँ पर है? स्ट्रॉबेरी नहीं है, सॉरी, वेल्ट घास के मैदान कहाँ पर है? वेल्ट, ओके, ये आपको बताना है वेल्ट। पुस्ताज ग्रासलैंड कहाँ पर है? तो मैं लिख देता हूँ। तो इसका देखो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, केवल एक। यहाँ पर तीसरा भी गलत है और दूसरा भी गलत है। आपको बताना है बेल्ट, बेल्ट घास के मैदान कहाँ पर है? पुस्ताज, पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पर है? दोनों को आपको कमेंट्स में बताना है, ओके। और एक कैटबरी भी आपको बताना है, कैटबरी ये किस कंट्री में है? ये आपको देश बताने हैं कि कैडबरी ग्रासलैंड कहाँ पर है, वेल्ट ग्रासलैंड कहाँ पर है, पुस्ताज ग्रासलैंड कहाँ पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा एक सफ़ेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? ऑफकोर्स इसका राइट आंसर आप यूँ ही दे देंगे, यूँ ही मतलब कि यूँ ही दे देंगे। देखिए डियर, सफ़ेद भालू कहाँ पर मिलेगा? मेरे को एक बात ज़रा बताइएगा। हिमालय वाले रीजन में मिलेगा ऑफकोर्स। अब देखो यहाँ पर जैसे जलदापारा है, ये कहाँ पर आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जो घाट प्रभा नदी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मरीन पार्क, ये तो भाटर की बात करता, सफ़ेद भालू कहाँ आ जाएगा यहाँ? अगर हम देखें दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, या फिर दाचीगम नेशनल पार्क जो आपका है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी अगर हम देखें, तो ये आपको मिलता है जम्मू एंड कश्मीर। मतलब ये हुआ कहने का कि जो हिमालय का रीजन है, जो हिमालय का रीजन है बच्चे, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो दाचीगम जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर आपको वाइट जो ओयर है, सफ़ेद जो भालू है, ये देखने के लिए मिल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिएगा 28। विदर्भ के बारे में पूछा गया है। विदर्भ नाम से जाने वाला क्षेत्र स्थित है। अब ये जो विदर्भ नाम से जाने वाला जो क्षेत्र है डियर, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये कहाँ पर आपको मिलता है, जिसके बारे में? धारावाड़ पठार के पूर्वी भाग में है क्या? ऐसा है क्या? नहीं, ये धारावाड़ पठार के पूर्वी भाग में नहीं। हाँ, दक्कन पठार के ये पूर्वी भाग में आपको मिलेगा, क्योंकि विदर्भ जो है ये एक रीजन है। इस रीजन में महाराष्ट्र राज्य में ये देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पर है? विदर्भ जो मिलता है आपको महाराष्ट्र में मिलता है, ये ध्यान रखना। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के आसपास है। यह पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से खासतौर पर बना है, और इसके पूर्वी भाग में विदर्भ का क्षेत्र आपको मिलता है। जैसे कच्छ है, कच्छ गुजरात के खासतौर पर आप देखोगे दक्षिण भाग में आपको मिलेगा, दक्षिण पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। चलिए क्वेश्चन देखो 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, गोंडवाना शेल समूह भारत का लगभग 95% 95% कोयला प्रदान करता है। भारत में कई ऐसे क्षेत्र और रीजन आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें अगर हम देखें, ये बात एकदम सही है, गोंडवाना लैंड में ही भारत में कोयला आपको मिलता है। आपने पढ़ा होगा जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसी में आप पढ़ते हैं जैसे धारावाड़ क्रम की चट्टानें, तो हम रोक को पढ़ते हैं, पर्वत को पढ़ते हैं, ग्रोक को पढ़ते हैं, सॉरी। तो उसमें धारावाड़ क्रम की चट्टानें आप पढ़ते हैं कि नहीं? बोलो, अरे बोलो हाँ। उसके साथ साथ आप कुड़प्पा की पढ़ते हैं, कुड़प्पा, धारावाड़, विंध्यन, गोंडवाना, है ना, टर्सरी, ये सब पढ़ते हैं, क्वाटनरी की चट्टानें, ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड में ही आपका भारत का कोयला मिलता है। और कोयले के टाइप भी आप पढ़ते हैं, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बोलो हाँ। अधिकांश लोहे धात्विक और अलोहा धात्विक खनिज धारावाड़ शेल समूह से संबंधित है, ये बात भी आपकी सही है। और गोंडवाना लैंड में ही आपको जीवाश्म, देखो जहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं, जिन रॉक्स में, जिन चट्टानों में, वहाँ पर ही आपको कोयला मिलता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति और विकास ही किससे होता है डियर? इसकी उत्पत्ति और विकास ही आपका जीवाश्म ईंधन का जो होता है, ये जीव जंतुओं से ही होता है। इस पृथ्वी पर जहाँ भी तेल, पेट्रोल तो फिल्टर होता है, तेल आपका क्रूड ऑयल, कोयला, ठीक है, गैस वगैरह आप देखते हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट बहुत अधिक मात्रा में थे, वहाँ पर घने वन थे, जीव जंतु थे, घनी आबादी थी। यहाँ पर पूछा गया असत्य है,
ये दोनों तो सही हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, 30 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर खनन है केंद्र के बारे में और खनिज है, जैसे चिहुआहुआ नदी है, कटंगा तावा, पिलवारा सोना, कायनी पठार तीन। अब बताइएगा कौन सा किसके लिए जाना जाता है और आपसे गलत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 30। देखो इसमें जो गलत है इसमें है आपका पिलवरा। पिलवरे को कह रहे हैं कि ये सोने के लिए जाना जाता है। डियर यही आपका गलत है, क्योंकि पिलवरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और लोहा अयस्क के लिए मतलब कि आयरन के लिए जाना जाता है, तो ये तो गलत हो गया। जो आपका चिहुआहुआ है ये मैक्सिको में है, कटंगा जायरे में है, पिलवारा ऑस्ट्रेलिया में है और कायनिनी पठार जो है म्यांमार में है। ये तीन के लिए है, ये बाकी सब सही सुमेलित है। गलत इसमें पूछा है, गलत सुमेलित है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फायदे में रहोगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछा आपसे? सूची है, स्थानीय पवन है और यहाँ पे क्षेत्र है। काराबुरान कहाँ पे चलती है? टेम्पोरल, लेवेटर, सेंटा एना, ठीक है। चीखता साटा, प्रचंड पचाटा, ये तो नहीं पूछे हैं और ये यहाँ पढ़ते हैं। लो नहीं पूछे हैं, मिस्ट्रल पूछे हैं, नहीं पूछे हैं, है ना, तो ये तो सब पढ़ते हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो काराबुरान की बात कर लें तो ये मध्य एशिया में चलने वाली एक हवा है डियर, क्या है, मध्य एशिया में। तो इसका जो पहला है, पहले का हो जाएगा 3। टेम्पोरल की बात कर लें, टेम्पोरल आपको मिलेगा मध्य अमेरिका में, तो इसका हो जाएगा 4। देखो 3 और 4 कहाँ पर है, एलिमेंट मेथड लगाओ और आंसर पाओ। 3 और 4 की बात कर लें तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर आपका जो बी है उसी में आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 4 1 2। अब हमें नहीं पता आगे का, लेकिन हमें ये जरूर पता है, आई एम श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट एवर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले का 3 हो जाएगा, दूसरे का 4 हो जाएगा। लेवेंटर की अगर हम बात कर लें तो ये स्पेन में चलता है लेवेंटर, और सेंटा एना इसको बोलते हैं, ये कैलिफोर्निया में चलता है। इसके बारे में लोगों को बहुत को पता है, सेंटा एना के बारे में भी। और ये सेंटा एना ध्यान रखना, कैलिफोर्निया चर्चाओं में आ रहा है। एंजलस भी याद रखना, वहाँ के फॉरेस्ट में लगी आग, ध्यान रखना। हॉलीवुड के लिए वो जाना जाता है डियर। तो देखो अगर आप इससे भी इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं, डी का 2, केवल एक ही में है डी का 2, तो आंसर जब भी आ जाएगा। ओके चलिए, तो सेंटा एना ये आपकी हवा है, वहाँ की स्थानीय, इसने ही वन की आग को और ज़्यादा बढ़ावा दिया था, तेज हवा चली थी। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे पूछा गया है, सूची है और सूची 2 है। जैसे क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी गतिविधियां यहाँ पर होती। चलो इसका राइट आंसर मैं चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपको बताया मैंने सारी चीज़ें इस पर। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है 8 है, मैंने अभी करवाया था आपको। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखे और आपको ऑप्शंस भी दिखे। ओके हाँ, अब आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है 32 नंबर का, ठीक है। अब इसका राइट आंसर आप कमेंट्स कर दो, ईमानदारी पूर्वक आंसर का कमेंट्स करो। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, कहाँ कहाँ पर क्या क्या स्थिति है उसके बारे में पूछा है और क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो। बहुत इजी एंड पीजी है ये। अगर जो भी स्टूडेंट्स एक्टिव माइंड से इस क्लासेस को देख रहे हैं, मैंने इसका आंसर ऑलरेडी आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर शायद 7 है 8 है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में ही। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हो गया आपका। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स 33 नंबर का क्वेश्चन वीडियो को पोस्ट करके, 36 नंबर का क्वेश्चन वीडियो को पोस्ट करके कमेंट्स करो। 34 नंबर, 37 नंबर, 35 एंड 38 एंड 39। ओके चलो 33 देखिए वो क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सही है? आपसे क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, एकदम राइट आपसे पूछा जा रहा है, आपको इसमें करेक्ट ही बताना है। देखो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकोंग नदी है। ये जो मेकोंग नदी है अगर हम देखें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि ये दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी इसको कहा जाता है। ये चीन मतलब कि तिब्बत से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड,
कंबोडिया, ये लाओस की सीमा बनाते हुए दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के दक्षिण में डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी नदी है, बिल्कुल सही बात है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। मेकॉन्ग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में अवस्थित है। देखो इसका जो डेल्टा की बात कर लें तो ये साउथ चाइना सी में है। कहाँ पर है? साउथ चाइना सी में आपको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ से निकलती है? तिब्बत वाले रीजन से ये निकलती है, तिब्बत से निकलती है, ओरिजिन इसका तिब्बत से होता है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो, नगर हैं और उद्योग है, मतलब कि ये जो नगर आपको दिख रहे हैं ये किसके लिए चर्चित हैं, किसके लिए फेमस जाने जाते हैं? जैसे व्रेडफोर्ड, व्रेडफोर्ड ये आपका ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता है, तो पहले का ए का पहला हो जाएगा, ए का पहला हो जाएगा। हैम्बर्ग ये आपने बहुत बार सुना होगा, जलयान के लिए जाना जाता है, तो बी का 2 हो जाएगा। सिएटल, सिएटल वायुयान के लिए जाना जाता है। ओटावा, ओटावा आपको बताना है किस कंट्री की कैपिटल है, ये कैपिटल है डियर। ओटावा एक देश की कैपिटल है और ये देश इस दुनिया में ही है, कहीं अलग नहीं है। ठीक है, अमेरिका महाद्वीप का ये कंट्री है ओटावा और इसकी कैपिटल है। तो ये कागज़ के लिए जाना जाता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो 1 2 3 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा, सीक्वेंस लगा हुआ है, बस आपको आंसर को टिक कर देना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर दें, ओटावा किस देश की कंट्री की, मतलब कि किस कंट्री की कैपिटल है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखो, अभिकथन है आपका पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकीय निकेत की विविधता पर निर्भर करती है। यूपीएससी 2023 एलिफेंट्स को रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा गया था और वैसे ही स्टेटमेंट आपको दिया है। निकेत नीचे इसको कहते हैं, और ये जो नीचे होता है यहाँ पर किसी भी जीव का आप देखोगे स्पेसिफिक होता है। जैसे मैं बात कर लूँ भालू, भालू का नीचे अलग है, क्या खाता है, कहाँ जाता है, कैसा है। जैसे गैंडे की बात कर ले, उसको कैसा एनवायरनमेंट पसंद है, भीड़ में रहना पसंद करता है या फिर अलग एकांत में रहना पसंद करता है, क्या खाता है, कैसे जल में रहना पसंद करता है, ये सब होता है, उसका नीचे होता है ये, और बहुत ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित भी करता है, इंपोर्टेंस होता है। की स्टोन इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? की स्टोन प्रजाति कहते हैं, की स्टोन स्पीसीज इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर पहला एकदम देखो अभिकथन, कारण है आपका परितंत्र, निकेत की विविधता जितनी कम होगी उसमें ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होगा। क्या ये बात सही है? बताइएगा, क्या बात सही है? अगर मैं कहूँ आपसे आपकी जैव विविधता को कम कर दूँ, मानो आपके सामने केवल और केवल मैं 10 ऐसे वृक्ष लगा दूँ आपके नीचे में, तो आपको ऊर्जाएं कम मिलेंगी कि अधिक मिलेंगी? कम मिलेंगी। और मैं यहाँ पर 10,000 लगा दूँ तो आपको ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। तो जितनी डाइवर्सिटी होती है ऊर्जा का प्रवाह उतना ही अधिक होता है। और ये कह रहे हैं जितनी कम होती है उतना ही नहीं, डाइवर्सिटी अगर मान लीजिए गिरी किसी भी एरिया की, तो एनर्जी भी डियर वहाँ पर क्या होगी? कम होगी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर कारण आपका गलत है, अभिकथन सही है, तो ए सही और आर गलत है। आइए देखते हैं ऑप्शन, ए सही और आर गलत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट। 36 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कंट्री है और अधीन क्षेत्र है, मतलब कि ये क्यों जाने जाते हैं। स्पेन किसके लिए जाना जाता है ये आपको बताना है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और डेनमार्क। जैसे ग्रीनलैंड की बात कर लें तो ग्रीनलैंड आपको किसका पार्ट देखने के लिए मिलता है? तो ग्रीनलैंड की बात कर लें ये आपका डेनमार्क का पार्ट है ना। ग्रीनलैंड क्या है? डेनमार्क का। तो देखो डी का 1 होगा, डी का 1 आपका बी में है और आपका ए में है, तो सॉरी बी और डी में है, तो ए और सी को कट कर दो, ये तो इसके आंसर नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ से कुछ ढूंढो। सी की बात कर लें फ्रांस, फ्रांस में आपको मोर्टिनिक देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। सी का सॉरी 3 नहीं 2 हो जाएगा। यहाँ पर शांता क्रूज आपको मिलता है, फ्रांस में आपको शांता क्रूज 2 मिलता है, तो देखो यहाँ पर भी 1 और 2 है, यहाँ पर भी 1 और 2 है ना, यहाँ पर भी 2 और 1 है, यहाँ पर भी 2 और 1 है।
अब बी और ए में बात फंसी है। अगर हम देखें स्पेन की, ये जो आपका क्रिसमस जो द्वीप है, आइलैंड है, ये डिसाइड कर देगा आपका आंसर क्या है, बताइए। क्रिसमस, क्रिसमस जो आपका आइलैंड है, द्वीप है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो क्रिसमस मतलब कि बी का 4, बी का 4 केवल एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बस यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, रबी की फसल गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। मतलब कि आप गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोती है और मार्च अप्रैल में उसको काटा जाता है, रबी की फसल के रूप में इसको जाना जाता है। अगर हम देखें, ये मध्य तापमान और मध्य वर्षा के रूप में इसको बहुत ज़्यादा आवश्यक ही करें, निम्न तापमान नहीं, बोते हुए इसको कम तापमान की ज़रूरत होती है और पकते हुए खिली हुई धूप और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है। उच्च तापमान नहीं, निम्न तापमान और फिर पकते हुए अधिक और बरसात यहाँ पर निम्न, मध्य तापमान और मध्य वर्षात यहाँ पर होती है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, ये बात एकदम सही है, क्योंकि गेहूं क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से संसार की दूसरी खाद्यान्न फसलों में से एक है। ये समशीतोष्ण क्षेत्र की फसल है जो जाड़े के समय में बोई जाती है और इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर तक बरसात की आवश्यकता होती है डियर, ध्यान रखना। और तापमान की बात कर लें तो 20 से 25 डिग्री सी का तापमान आपको देखने के लिए मिलता है, औसत तापमान। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन देखो 38, फसलें दे के रखी हैं और क्षेत्र दे के रखे हैं, बताइएगा। मैं पानी पी लेता हूँ, आप बताइए क्वेश्चन। चलिए, आपने इसका राइट आंसर दिया है, रबर है, कहवा है, जैतून है, गन्ना है। देखिए, रबर आपको देखने के लिए कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, तो रबर मिलता है आपको मलेशिया में, यहाँ पर बरसात ठीक ठाक मात्रा में होती है, तो रबर ए का जो होगा 4 होगा। देखो ए का 4 कहाँ पर है, बी में है और आपका डी में है। ओके, कहवा की बात कर लें तो कहवा आपको मिलता है कोलंबिया में, कोलंबिया और कहवा, बी का हो जाएगा एक, ए का 4 बी का 1, ए का 4 और बी का 1। देखो ए का 4 और बी का 1, ऑप्शन नंबर डी में आपको मिलेगा आंसर इसका। उसके बाद जैतून की बात कर लें तो आपका इटली में मिलता है, गन्ना जो है ये आपका मॉरिशस में मिलता है ना, तो यहाँ पर इसका 2 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैविक खेती परियोजना के तहत राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। ये खासतौर पर आप देखोगे, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मर प्रोजेक्ट बढ़ाया, और ये भारत के स्टेट हरियाणा उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली नोएडा के पास में। ठीक है, तो यहाँ पर ये अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, 44, 45, 41, 46, 42, 47, 43 एंड 48। चलिए देखिए, 40 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित को उनके अवस्थिति के उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब कि आपको नॉर्थ से, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ से आपको साउथ मतलब कि नीचे आना है, उत्तर से दक्षिण, ये आपको क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें बता देनी है। देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो वेफोर्ट सागर आता है, सबसे पहले स्थान पर वेफोर्ट सागर आएगा, उसको रखेंगे। दूसरे स्थान की अगर हम बात कर लें, दूसरे स्थान पर हडसन की खाड़ी आती है, ये दूसरे स्थान पर आ जाती है। तीसरे स्थान पर आपका
जो मिलेगा मैक्सिको की खाड़ी मिलेगी। मैपिंग देखो, जैसे जैसे मैं नाम ले रहा हूँ आपके दिमाग में चित्र बनने चाहिए। कैरेबियन सागर कैसे भी है पानी इसका, तारीख वाले कंट्री, है ना। तो ये आपका 4 स्थान पर आएगा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि ग्रीनलैंड एवं वेफिन द्वीप को अलग करती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी एंड पीजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डेविस स्ट्रेट। जो डेविस स्ट्रेट है डियर, ये सेपरेट करती है ग्रीनलैंड और वेफिन आइलैंड को, ठीक है, और कनेक्ट करती है वेफिन वे को लैब्राडोर सी से, है ना। ऐसे है कुछ ऐसे, यहाँ पर वेफिन की खाड़ी है, ठीक है, ये वेफिन वे है, वेफिन वे है, और यहाँ पर लैब्राडोर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बताना है कि जो हडसन की जल संधि है ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है कहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में ऑप्शन नंबर ए आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है प्यारे। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 42। कोयला उत्पादक क्षेत्र है, राज्य है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। चलो एक एक करके बात करते हैं। जैसे कालाकोट, कालाकोट कहाँ पर मिलता है? जम्मू कश्मीर में मिलता है, तो ए का होगा 4, ए का 4 2 में है, ठीक है। बाहुर की बात कर लें, बाहुर जो मिलता है पड्डीचेरी में मिलता है, पंडिचेरी, ये हो जाएगा 2। देखो ए का 4 बी का 2 कहाँ पर है? ए का 4 बी का 2 केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये डियर एलिमेंट मेथड है। अगर आप 2 स्टेटमेंट जानते हो तो स्टेटमेंट को काटो, राइट आंसर दो। बाकी का बी सी डी आपका बकवास कर रहा है, गलत है, टाइम वेस्ट और कर रहा है। वर्कला की हम बात कर लें, वर्कला जो है ये आपको देखने के मिलेगा केरल में, और उमर शार ये आपको मिलेगा गुजरात में, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं 43। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन पूछा गया, अक्षांश देशांतर से। जब आप ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर सह्याद्री श्रेणी को 2 भागों उत्तर और दक्षिण सह्याद्री में विभाजित करती है? क्वेश्चन हो गया है रिपीट, लेकिन इसका टाइप बदल दिया है। क्वेश्चन हो गया है, मूल क्वेश्चन देखो वेस्ट घाट से पूछा है, वेस्टर्न घाट से पूछा है ना सह्याद्री का, याद कीजिए, क्वेश्चन इसी क्लास में करवाया मैंने अभी आपको। तो ये कहाँ पर अलग करता है? तो ये आपका 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। सह्याद्री श्रेणी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने का प्रयास करती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ये उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च बिंदु, मतलब कि कालसू वही है, क्या है लिख देते हैं हम, इसको याद रखना, कालसू वही, ओके। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 सेकेंड रुकिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का। देखिए पीलीभीत जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब इसको वन्यजीव अभ्यारण्य का, बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को इसका एक दर्जा दे दिया था। यहाँ पर बाघ अभ्यारण्य का दर्जे के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक है? मतलब कि उन्होंने एग्रीकल्चर को लेकर के लिखा, और इसका जो करेक्ट है MS रंधावा, भारत के कृषि इतिहासकार के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, स्वामीनाथन नहीं, MS रंधावा को कहा जाता है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 46 नंबर का क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जिसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? देखो ये जो परियोजना थी इसको स्टार्ट किया गया था वर्ष 2001 में। कब किया गया था? वर्ष 2001 में इसको स्टार्ट किया गया था डियर। और ये देश के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने का प्रयास करती है। इससे भारत की कनेक्टिविटी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है और आपको सही उत्तर चुनना है। बताइए ये सब की सब जो पहाड़ियां आपको मिलेंगी, जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सब आपको ईस्टर्न घाट की है, मतलब कि पूर्वी घाट की आपकी पहाड़ियां मिलती हैं डियर। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी एरमिल्ला, ये आ जाएगी सबसे पहले पर 5 नंबर, तो केवल बी में है, इसका राइट आंसर तो ये होगा। उसके बाद में आती है आपकी वेलिकोंडा दूसरे नंबर, पालकोंडा वेलिकोंडा के बाद में ये तीसरे नंबर पर। उसके बाद आपकी आती है जाब्दी की पहाड़ियाँ, ये चौथे नंबर पर, और सेवराई की पहाड़ियाँ ये 5वें नंबर पर आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन है आपका 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया 48 नंबर का क्वेश्चन, वायुमंडल पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर से अधिक के ऊपरी भाग को कहते हैं। मतलब कि जो वायुमंडल आपको मिलता है वो कितना है, उसकी अगर हम अर्थ से सी सरफेस से बात कर लें तो लगभग नॉर्मली माना जाता है बहिर्मंडल जो है आपका 600 किलोमीटर के आसपास होता है ना, ये माना जाता है। ठीक है, कामरन लाइन लगभग 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर का एरिया है ये। फिर उसके बाद में सामूहिक क्षेत्र जोन आ जाता है, उस पर सभी का अधिकार होता है। लेकिन जो कामरन लाइन है इससे जो नीचे का एरिया होता है, ये जो 100 किलोमीटर से नीचे का एरिया है उस पर उस कंट्री का, उस देश का राइट होता है जो उसके ऊपर, ठीक है, वो एरिया होता है स्पेस एरिया। तो एकदम पहला स्टेटमेंट सही है, वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। हाँ ये बात सही है, उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। तो यहाँ पर दोनों बातें सही, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इंग्लिश मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एवरेज फॉरेस्ट ट्री आपसे पूछा गया, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 53, 54, 51 एंड 55, 52 एंड 56। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो 49 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन के पेड़ हैं? मतलब कि जो सदाबहार आपके हरे भरे रहते हैं हमेशा, होता क्या है इसमें ऐसे मिक्स आप देखोगे फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज होते हैं, किसी के पत्ते गिरेंगे तो किसी पे फूल खिलेंगे, किसी पर पतझड़ होगा तो किसी पर बहुत ज़्यादा फूल पंखड़ी आपको खिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये इस तरीके से फॉरेस्ट आपको मिलते हैं जिनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में जानते हैं। अब देखिए एक एक करके बात करते हैं। पहला रोजवुड बिल्कुल मिलता है, सिनकोना ये भी मिलता है, महोगनी ये भी मिलता है। लेकिन अगर हम बात कर लें खजूर, खेर खजूर की, तो ये आपका शुष्क पर्णपाती वन आपको मिलता है, शुष्क पर्णपाती, ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 नंबर जहाँ है वो तो कट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 49 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात आपको देखने के लिए मिलती है प्यारे। ठीक है, और यहाँ पर बरसात तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ का तापमान भी आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। देखिए आईयूसीएन के द्वारा जारी रेड लिस्ट की लुप्त प्राय श्रेणी में एक प्रजाति को शामिल किया गया। अब कब किस प्रजाति को शामिल किया जाएगा, उसकी जो टर्म ऑफ कंडीशन है वो क्या क्या रखी गई हैं ये आपको बताना है। चलो एक एक करके बात करते हैं। पहला, प्रजाति की जनसंख्या में पिछले 10 वर्षों में कमी आई हो। हाँ देखो लगातार कंटिन्यूअसली क्या हो, लास्ट 10 ईयर्स में उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन हुआ हो, ये बात एकदम सही है। प्रजाति का निवास क्षेत्रफल
1000 वर्ग किलोमीटर से कम हो। देखो 1000 वर्ग किलोमीटर नहीं है प्यारे, ये जो रखा गया है इसका जो क्षेत्रफल खासतौर पर है वो आपका 500, कितना रखा गया है 500, है ना, कितना है 500, 1000 नहीं है, ये आपका 500 है, तो ये आपका सेकंड गलत है। जनसंख्या का आकार 2500 से कम हो, हाँ ये बात भी सही है। पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा गलत है। अब गलत तो केवल 2 है, 1 और 3 तो सही है, तो गलत है तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, केवल ओनली 1 मतलब कि 2 नंबर। देखिए अभी कथन है आपका, लंबी खाद्य श्रृंखला में छोटी खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा ऊर्जा की उपलब्धता ज़्यादा होती है। देखो फूड चेन मैंने आपको बताया था, जो फूड चेन है वो जितनी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलती है, अधिक होती है, इतनी ही ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं छोटी, छोटी में थोड़ा ही नहीं होगा भाई, छोटी तो 2 की है 3 की है, बस वहीं पर ऊर्जा खत्म, है ना, तो ये बात आपकी गलत है, ए गलत है बिल्कुल। कारण है कि खाद्य श्रृंखला एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरण करती है। लिंडमैन का 10% का रूल आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया है। तो ये कारण तो सही है, लेकिन यहाँ पर कथन आपका अभी कथन जो है वो गलत है, ए गलत है और आर सही है, तो डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चले 52, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है। देखो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी है, गंडक है, बेतवा, केन, सोन, सही। अब देखो ये जो सही नदी है ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। सही जो है ये हरकोई के विभाजित जो आपका भिजवान झील से निकल करके राजघाट जैनपुर जो जौनपुर के पास में गोमती नदी में मिलती है, तो गोमती की एक ट्रिब्यूटरी है छोटी सी, ठीक है, जौनपुर के पास में, तो ये सभी है मतलब कि डी, ओके, डी आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरणों पर विचार करो। अब देखो जो आपको पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में, और इन पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरणों को एल्बिडो मूल्य, एल्बिडो जो आपके मूल्य का घटता क्रम क्या है, एल्बिडो के मूल्य पर घटते क्रम में आपको इसको व्यवस्थित कर देना है। तो सबसे पहले स्थान पर आता है टुंड्रा, फिर टेगा, फिर उसके बाद में उष्णकटिबंधीय सदापर्णी, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इट इज क्लियर या नो। इसका एक ग्राफ बनता है ये ऐसे, तो टेगा और टुंड्रा ये आपको यहाँ मिल जाते है ना, ये इस तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 54, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है। गलत आपने बताना है, गलत, क्या बताना है, गलत। यह पूर्णतः विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो इक्वेटर है क्या ये उसके साउथ में आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑफकोर्स ये बात सही है। इसके दक्षिण में कारपेंड्रिया की खाड़ी अवस्थित है, तो ये आपका गलत है। कारपेंड्रिया की खाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अवस्थित है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का नक्शा थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में अगर बन रहा है तो मैं कहूँगा वो सही बन रहा है। कुछ इस तरीके से ये इसका मैप बनाया जाता है डियर, ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर कारपेंड्रिया की खाड़ी यहाँ मिलती है ना, तो इसका जो राइट आंसर है गलत मतलब कि बी है। इसका मध्यवर्ती भाग निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है, हाँ सही है। जो आयर झील है यहाँ अवस्थित है, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर मतलब कि गलत बी हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी हिमनदीय आकृति अंडाकार लंबी व्हेल सार्क मतलब कि व्हेल वैल जैसी होती है, जिसकी दिशा हिम प्रवाह के अनुरूप होती है और जो सामान्यतः वोल्डर क्ले से बनी होती है, यह आपसे पूछा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लें, ये होता है आपका 55 में ड्रमलिंस, ठीक है, क्या है ड्रमस्लिंस, इसका करेक्ट आंसर होगा, यही इस तरीके से बनती है। अंडाकार ये पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, ये आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसके बारे में ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा।
अच्छा, ये क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैं कहूँगा मोइज़ुद्दीन की जब सरकार बनी थी तो आउट इंडिया, गो बैक इंडिया, जैसे गो बैक साइमन कमीशन, ठीक है, तो आया था तो उसके नारे लगे थे। तो भारत में मोइज़ुद्दीन की जो सरकार है, भारत में नहीं, मालदीव में। तो वहाँ पर जो मोइज़ुद्दीन की सरकार है वो टिकी ही इसके ऊपर, वो जीते ही इसके ऊपर। आउट इंडिया कैंपेन उन्होंने चलाया, गो बैक इंडिया कैंपेन उन्होंने चलाया, चाइना को प्रमोट किया, तो वो जीते। तो उसके बाद में उनके कई ऐसे अधिकारियों ने उल्टा सीधा बोला भारत के बारे में, लेकिन अब भारत के संबंध उनके बारे में सही होते चले जा रहे हैं। तो उसी के बारे में आपसे पूछा गया और सही नहीं बात आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है 56 का। मैं पढ़ देता हूँ। जल अंतराल अवस्थिति है, जैसे पाल्क, इसको पाक स्टेट भी कहते हैं, पाक की खाड़ी, ये तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य है। डुंकन जो पास है ये ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और श्रीलंका के मध्य है। ऑफ कोर्स आपको इसका राइट आंसर देना है प्यारे, 56 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हूँ मैं नेक्स्ट, और इंग्लिश मीडियम को देना है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 का, 60 का, 61, 58, 62, 63, 59, 63, इन सभी का करेक्ट आंसर दें डियर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका अपवाद प्रतिरूप है और उसके उदाहरण आपको देके रखे हैं। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, जैसे अभिकेंद्र। देखो अभिकेंद्र का मतलब होता है जब चारों तरफ से नदियां आए और एक किसी पार्टिकुलर रीजन में आपका जल विसर्जित करें, मतलब कि गिराएं, तो उसको हम अभिकेंद्र बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे पहला, जैसे लोकटक झील इसका एक उदाहरण मानी जाती है। तो यहाँ पर देखो डियर, सही सुमेलित पूछा तो पहला तो गलत है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां, ये अपकेंद्र का उदाहरण है, अभिकेंद्र का नहीं, तो पहला गलत है। उसके बाद कह रहे हैं आपसे आर्य, आर्य की बात कर ले तो आर्य है लोकटक झील, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये आर्य नहीं है, लोकटक झील अभिकेंद्र का है। आर्य जो है अमरकंटक का है, या फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों का है। जालीनुमा हिमालय क्षेत्र के ऊपरी भाग में बहने वाली नदियों का एक प्रारूप आपको मिलता है। तो तीसरा जो आपका सुमेलित है, मिलान है, वो प्यारे आपका सही है, मतलब कि इसका जो राइट आंसर है केवल ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर को देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि आपको गलत बताना है। ओके 58 में गलत बताना है। जैसे भारत में सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात वाला राज्य है केरल है, सही बात है। और यहाँ पे जो सेक्सुअल रेशियो है उसकी बात भी कर लो, उसके साथ साथ सेक्सुअल लिंग अनुपात, और यहाँ पर जो एजुकेशन रेशियो है उसकी बात भी आप कर लो। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संघीय जो क्षेत्र है वो दिल्ली है, यूटीज। न्यूनतम शहरी लिंग अनुपात वाला जो संघीय क्षेत्र है वो दमनदीप है, ये भी सही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य नागालैंड, ये आपका गलत है यार। क्यों, क्योंकि आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात आपका हरियाणा में है, H4 हरियाणा। और यहाँ पर जो है इसको अगर हम देखें 831, 831 रेशियो कितना है, 829 है। जरा देखिए इतना अनुपात है, 831 और 829 सबसे कम है। 1000 पर हम मापते हैं ना, और ये 800, 850 से भी नीचे जा चुका है। तो यहाँ पे नागालैंड नहीं, हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पर कह रहे हैं अभिकथन, ऊर्जा पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार की परवाह किए बिना हमेशा सीधा अपराइट 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 होता है, अपराइट ऊपर। कारण है कि प्रत्येक पोषण स्तर, मतलब कि ट्रॉपिकल लेवल पर ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है, जिससे ऊपरी स्तरों पर उपयोग योग्य ऊर्जा घटती जाती है। लिंडमैन का रूल और नियम आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर आप 59 का राइट आंसर कमेंट्स कर दें। मैंने कई बार इसके बारे में आपसे बोल चुका हूं और बता चुका हूं। आराम से इसका राइट आंसर कमेंट्स में दें प्यारे, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा क्लास के बाद में, जैसे आपकी सेकेंड क्लास होगी, यानी 2 पार्ट में हम कवर करते हैं किसी भी क्लास को।
तो जब आपका इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टेलीग्राम पर, आज ही करवा देंगे, ठीक है, क्लास के पश्चात में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 61 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों से सल्फर मतलब कि गंधक वायुमंडल में पाया जाता है। देखो डियर, ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों में संभावना होती है कि सभी आपके सही हो, सभी आपके सही हो, लेकिन थोड़ा सा आप अपने कॉन्सेप्ट को, आपकी बुद्धि को यूज कर लें तो आप इसका राइट आंसर देंगे। देखो कैसे, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें बिल्कुल आपको सल्फर मिलता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं इसमें, और इतनी बुरी स्मेल आती है, इसका जो मैग्मा होता है अगर उसको आप एक जगह स्टोर कर लो तो बात सही है। जीवाश्म ईंधन हम उनको जलाते हैं, दहन करते हैं, कोयला हो गया, लकड़ी वगैरह हो गया, तो तब आपको ये देखने को मिलता है, तो ये भी सही है। जैविक पदार्थ होते हैं बिल्कुल, उनमें भी आपको देखने के लिए मिलता है। स्वावलंबी पौधों में प्रकाश संश्लेषण, क्या यहाँ पर आपको सल्फर गंधक वायुमंडल में दिखाई दे रही है? यहाँ पर तो केवल एक प्रक्रिया हो रही है, एक प्रोसेस हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या कर रहा है, आप देखोगे ऑब्जर्व कर रहा है और उसके बाद में ऑक्सीजन छोड़ रहा है, पेड़ पौधे यही कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा गलत है प्यारे, और जैसे ही आपका 4 स्टेटमेंट गलत होगा तो इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 61, वह भूगोलवेत्ता जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। अब ये वरदान किसने कहा था? वरदान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वरदान या फिर अभिशाप है, ऐसा कुछ ऐसे पूछा गया है ना यूपीएससी में। वहां की बात नहीं कर रहे हैं, यहीं आ जाते हैं। तो वरदान किसने कहा है ये आपको बताना है। तो हेरोडोटस ने, इतिहासकार के इनको पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। तो इन्होंने ही कहा है कि ये जो है मिस्र का वरदान है, और वरदान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डेल्टा शब्द का प्रयोग भी इन्होंने किया है, और इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में इसको प्रोडक्शन वगैरह, यहाँ पर पोर्ट वगैरह बन रहा, इसकी एक जीडीपी के रूप में ये उभर कर आता है, तो इसलिए वरदान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है आपका 62, और क्वेश्चन क्या है, सिंधु नदी प्रणाली, और ये देखो मोस्ट हो गया, अभी चर्चाओं में रहा था जब ऑपरेशन सिंदूर था, पहलगांव का हमला था, वो जो आक्रमण था, उसके साथ साथ ही इंडस जो टेरिटरी थी, वाटर जो आपकी जल संधि थी 1960 की, वो चर्चाओं में रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक डैम भी था जो चेनाब नदी पर था, वो भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था, उसको भी देख लीजिएगा। देखिए, सिंधु नदी प्रणाली भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब कहाँ कहाँ पर सिंधु नदी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब नहीं, यहाँ पर तो नहीं आती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना है नहीं इसका, ओके, और जम्मू कश्मीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है, क्योंकि इस प्रणाली का मतलब क्या होता है, जो प्रणाली की बात कर रहा है, प्रणाली का मतलब उसके एक द्रोणी क्षेत्र की बात कर रहा है, ध्यान रखना, उसके बेसिन की बात कर रहा है, बेसिन की बात कर रहा है। और यदि बेसिन की आप बात कर रहे हो तो मतलब आप पंच नदियों की बात कर रहे हो, सिंधु, झेलम, ब्यास, सिंधु, झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, आप इनकी बात कर रहे हो, है ना, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है। राजस्थान कैसे, है ना, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो राजस्थान डियर, यहाँ पर निकाली गई है एक इंदिरा गांधी नहर, कैनाल आपने देखी होगी, इंदिरा कैनाल जो जाती है हनुमानगढ़ से होती हुई, जो वाले क्षेत्र से होती हुई, है ना, जाती है कि नहीं, सतलुज नदी से कनेक्ट इसको किया गया है। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे जो राजस्थान का है, वहाँ पर आपको शुगर कैन मतलब गन्ने की फसल भी होती है, किसकी वजह से, जो आपकी इंदिरा कैनाल है उसकी वजह से। निम्नलिखित में से कारण, कौन से कारण भारत में आर्द्रभूमि वेटलैंड के संरक्षण के संबंध में है। देखो, अब उसका जो संरक्षण है, क्यों उसका क्षरण हो रहा है, क्षरण के बारे में सॉरी, जो वेटलैंड लॉस क्यों हो रहा है ये आपको बताना है। क्षरण, पहला कृषि विस्तार और अधिचरण, बिल्कुल ओवर, आप अगर ओवर ग्रेजिंग आप करोगे तो उसके चलते वेटलैंड का क्षरण होगा, बात सही है। शहरी अतिक्रमण और रेत खनन होगा, बिल्कुल, अगर आप सिटीज एरिया को, अर्बन एरियाज को डेवलप करते चले जाओगे तो उससे भी होगा। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जो आपका निस्सरण होता है,
मल पदार्थ होता है, अपशिष्ट जो होता है उससे बिल्कुल होता है। आर्द्र भूमि क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन। देखो, यदि आप आर्द्र भूमि क्षेत्रों का सर्वेक्षण करते हैं, उनका अगर आप सीमांकन करते हैं, तो उससे आप उनको संरक्षित करते हैं, ना कि आप उनका क्षरण करते हैं, उनका आप देखरेख करते हैं। तो चौथा गलत है, बाकी इसमें सब सही है। तो ए इसका राइट आंसर होगा, 1 2 3, ठीक है, चौथा गलत है। आइए डियर देखिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स वीडियो को पोस्ट करें। 64 नंबर, 68 नंबर, 69 एंड 65 नंबर, 70, 66 नंबर, 67 एंड 71 नंबर का, इनका आपको सबको राइट आंसर देना है। देखो 64 नंबर में पूछा गया है कि लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से सही है। लक्षद्वीप के बारे में और सही आपसे पूछा है। ये द्वीप ज्वालामुखी उद्गम के हैं, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ नहीं। देखो डियर, अगर हम बात कर ले, लक्षद्वीप जो है ये ज्वालामुखी से नहीं बना है, ये कोरल आइलैंड है। ये सभी के सभी द्वीप कैसे हैं, ये कोरल आइलैंड्स के रूप में इनको जाना गया है। तो पहला आपका गलत है, ये कोरल से बने हैं, ठीक है, कोरल जब ब्लीचिंग होती है तो उसके कारण ये बने। मिनिकोय द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, ये बात एकदम सही है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा अगर आइलैंड की बात कर ले तो वो आपका मिनिकोय आइलैंड है, और इसमें लगभग 36 आइलैंड है, अरब सागर में आपको मिलेंगे 36। मात्र ऐसे 10 से 11 आइलैंड है जहां पर आपको अधिवास निवास देखने के लिए मिलेगा। तो पहला गलत है, सेकंड सही है, 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन है आपका 65 नंबर, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं पर विचार कीजिए। ओशियन करंट आपसे पूछा गया है। देखो, लैब्राडोर है, इमर है, वेनेजुएला की धारा है और ब्राजीलियन की धारा है। पूछा गया आपसे कोल्ड ओशियन करंट मतलब कि ठंडी जलधाराएं। अब आपको ठंडी जलधाराओं के बारे में बताना है। देखो, जैसे अगर हम बात करें, लैब्राडोर की जो धारा है ये ठंडी जलधारा है, जो कि आर्कटिक महासागर से उत्पन्न होकर दक्षिण की ओर प्रभावित करती है। तो पहला तो एकदम आपका सही है, ओके, तो सी इसमें से हटा दो, सी आंसर नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें, वेनेजुएला की धारा भी आपकी ठंडी जलधारा है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे चलती है। मैंने आपको अफ्रीका बताया था, तो ये भी ठंडी जलधारा है। 1 और 3 हो गया, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात कर लें, ध्रुवीय जल से गर्म जल ले जाती है ना, ब्राजीलियन धारा जो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के किनारे दक्षिण की ओर बहती है और गर्म जलधारा है। तो ये ब्राजील की धारा क्या है, गर्म जलधारा है। तो 4 नंबर इसको भी कट कर दो, है ना। अब देखो 2 है, इमरीगिर की धारा की बात कर ले। ये जो धारा है ये आपकी गर्म जलधारा है ना, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर की ओर प्रभावित होती है। तो दूसरा आपका गलत है, जहां 2 नंबर है उसको भी कट कर दो। अगर आप 2 नंबर को ही कट कर दोगे तो राइट आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। कोरल त्रिभुज, जिसे इसकी समृद्ध समुद्री जैव विविधता के कारण अक्सर समुद्रों का अमेजन कहा जाता है, निम्नलिखित देशों में फैला हुआ है। जो कोरल है, जो कोरल ट्रायंगल मैंने अभी आपको बताया था, मरे डार्लिंग रिवर की बात करी थी, ऑस्ट्रेलिया की मैंने आपसे जिक्र किया था, कोरल ओशियन का बात किया था, याद कीजिए वो ग्रेट डिवाइडेड के बारे में मैंने आपसे बात किया था। तो उस क्वेश्चन से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, बिल्कुल यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ओके। सीबीडी भी याद रखना, आपका 16वां आपका कोप 16 जो अक्टूबर में था, उसमें भी इस चीज़ को रखा गया था। तो ये राइट आंसर सभी हैं इसमें, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। कोरल के बारे में आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ के रखा है, झुंझे थैले कैसे होते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, उपरोक्त में से कितनों का उपयोग फसल क्षति को रोकने के लिए कीटनाशकों में किया जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या विषाणु का प्रयोग किया जाता है, वायरस का प्रयोग मैं पूछना चाहता हूँ, होता है क्या, होता है। चाहे वो जीवाणु हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कवक हो, फंजाई हो, प्रोटोजो हो, इस सभी का प्रयोग खासतौर पर इसमें किया जाता है, अगर एक कीटनाशक के रूप में, ओके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका 68, निम्नलिखित में से कौन वृक्षारोपण कृषि की विशेषताओं का सही वर्णन करता है। वृक्षारोपण,
यहाँ पर वृक्षारोपण की जगह इनको लिखना चाहिए था पौधारोपण। ध्यान रखना, वृक्ष होता है बड़ा, पौधा जो होता है छोटा होता है। पेड़ रोपण भी लिख देते हैं कई बार हम आंसर राइटिंग करते हैं, तो पेड़ होता है पूरा, पेड़ नहीं लगा सकते आप, वृक्ष नहीं लगा सकते। वैसे कहा जाता है वृक्ष लगाओ पानी बरसाओ, है ना, वृक्ष लगाओ जल वर्षाओ, ऐसा कहते हैं। लेकिन पौधारोपण होता है, पौधे लगाए जाते हैं डियर, छोटे मतलब कि छोटे पौधे उनको कहते हैं। तो सही आपसे पूछा गया, ये आपको बता देना है, 68 नंबर का राइट आंसर देना है। देखो, इसके लिए बड़ी संपदा, एकल फसल विशेषज्ञता और वैज्ञानिक खेती के तरीके की आवश्यकता होती है, तभी जाकर के वृक्षारोपण हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे मियावाकी पद्धति भी इस पे पूछी जा चुकी है एक बार। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है किससे, मियावाकी पद्धति से। मैं लिख देता हूं मियावाकी। ये मियावाकी का संबंध किससे है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लासेस को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो मियावाकी पद्धति का राइट आंसर आप कमेंट्स करें। क्वेश्चन देखते हैं 69। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, दो स्टेटमेंट है और सही आपको बताना है। प्रजाति समता, प्रजाति समता एक समुदाय में प्रजातियों के बीच आबादी के वितरण का विवरण करती है। प्रजाति समृद्धि एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है। अब आपको सही बताना है इसमें कौन सा सही है। चलिए देखो डियर, अगर हम बात कर लें विविधता के बारे में, तो ये बात सही है, आबादी अधिक होगी, ये भी बात सही है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 70 नंबर का क्वेश्चन देखो 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, उपयुक्त कारकों में से कितने किसी क्षेत्र में किसी प्रजाति की जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण बनते हैं। मतलब कि क्यों वहां पर उनका जो जनसंख्या वृद्धि है वो बढ़ेगी। जैसे जन्म दर अगर अधिक होगी तो बिल्कुल, मृत्यु दर कम होगी तो बिल्कुल, अप्रवासन लोग जाएंगे नहीं कहीं, वहीं रहेंगे बिल्कुल, तो ये सभी है। तो यहाँ पर डी हो, सी हो जाएगा, तीनों बातें सही। क्वेश्चन नंबर है आपका 71। भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानक और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कौन सी विनियामक संस्था जिम्मेदार है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है क्या। क्वेश्चन नंबर, संबंधित राज्य की प्रदूषण नियंत्रण समितियां इस पे काम करती हैं क्या, बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल जो आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, यही इस पर काम करता है और यही इसको नियंत्रण करता है। वो सब आपने पढ़ा होगा, इतने दिन में इतना डेसिबल होता है, रात में इतना डेसिबल होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में इतना डेसिबल आप प्रदूषण कर सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन के बारे में, है ना, ध्वनि प्रदूषण वगैरह। और प्रदूषण तो एक समस्या ही है कंट्री की, पूरी दुनिया में। 72 नंबर, 77 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दें इंग्लिश मीडियम। 73, 74, 78, 75, 79, 76। चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका 72। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि गलत पूछा। राज्य है यहाँ पर लोहा अयस्क के, उसके क्षेत्र यहाँ पर देके रखे। ओके देखो, सही सुमेलित नहीं। कर्नाटक बागारकल क्षेत्र यहाँ पर मिलता है कर्नाटक में, ओडिशा पोम्पात, झारखंड बड़ा बुरू मिलता है, लेकिन गोवा ये कह रहे हैं आपका छबली मिलता है। यहाँ पर जो छाबली है ना, ये गोवा में नहीं मिलता है डियर, ध्यान रखना। ये जो छाबली है ये गोवा में नहीं मिलता है, बल्कि ये आपको कहाँ मिलेगा बताओ, झारखंड राज्य में मिलता है ना। तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि आपसे गलत पूछा जा रहा है। देश है उसका उपनाम है, जैसे कनाडा मेपल की भूमि, नीदरलैंड पवन चक्कियों की भूमि, ग्रीनलैंड बर्फ की भूमि, स्विट्जरलैंड चॉकलेट की भूमि। वीडियो को पॉज करके सही बताओ इसमें से कौन सा गलत है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपका सी है ग्रीनलैंड, जो है बर्फ की भूमि इसको कह रहे हैं ग्रीनलैंड को।
क्योंकि बर्फ की भूमि जापान को कहा जाता है और जबकि अन्य सभी आपके से हैं। किसको कहा जाता है? जापान को। बर्फ की भूमि ग्रीनलैंड को नहीं है, जापान। ओके, चलो। सामान्यतः पर्यावरण वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे समाहित नहीं किया गया है? जैसे परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। तो किसको नहीं किया गया? परिचालन पर्यावरण को। बाकी ये जो भौतिक पर्यावरण है ये तो होता ही है, सांस्कृतिक पर्यावरण है ना, जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है, जैविक एनवायरनमेंट है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। ओके, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देखिए क्या है। सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों में? सतपुड़ा आपने पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ा होगा, किन किन राज्यों में ये फैली हुई है इसके बारे में आपको बताना है। देखो, ये आपको क्या उत्तर प्रदेश में मिलती है? बताओ। नहीं मिलती है, तो 2 नंबर जहाँ है उसको कट कर देते हैं। आंसर ए नहीं है, आंसर डी नहीं है, क्योंकि उपरोक्त सभी और यहाँ पर 2 है। मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा? हाँ बिल्कुल है। महाराष्ट्र में है? हाँ बिल्कुल है। क्या बिहार में मिलती है? नहीं मिलती है। गुजरात में है? हाँ है। छत्तीसगढ़ में है? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 3 4 5, 1 3 4 5, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तारीख मैं लिख देता हूं। ये इसकी ट्रिक है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, किर्गिस्तान। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है तजाकिस्तान। आपको ये बताना है कौन कौन से इसमें कंट्री हैं। निम्न देशों में से किन किन की सीमा कैस्पियन सागर को स्पर्श करती है? कोड के माध्यम से आप सही सुने। 4 ऑप्शन है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की। ऑप्शंस भी देके रखे हैं। तो डियर, आपको ये क्लास कैसी लगी? इसका फीडबैक आवश्यक रूप से दें और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका राइट आंसर कमेंट्स में अवश्य रूप से दें। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक, बाय।